गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो हमारी पास्ट ईयर पेपर की जो सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है इको ऑनर सेमेस्टर 2 स्टैटिस्टिक्स, उसका 2023 का पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो उसी को आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन? The chip of a processor requires a special kind of setting. A lot of resetting is required if the setting is not optimal. ठीक है। Prior to a demo, too many resetting operations were required. In a sample of 200 units, 26 chips required resetting. Means अगर आप पहले सैंपल एक लेते हो N1 मान लीजिए 200 यूनिट्स का, उसमें कितनी चिप्स को रिक्वायर्ड है? 26 चिप्स है जिनको रीसेटिंग की रिक्वायर्ड है। एक डाटा मैंने लिख लिया। ए ट्रेनिंग वर्कशॉप एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इन ए डायनामिक एंड एफिशिएंट मैनर दैट रिड्यूस द टास्क ऑफ रीसेटिंग a new sample of size 200. अगेन उसने एक सैंपल लिया 200 साइज का, तो N2 इज अगेन 200, बट इस बार जो रीसेटिंग वाली जो चिप्स बनी वो कितनी? ओनली 12। तो पहले 200 में 26 थी, इस बार 200 में से ओनली 12 है। That needed resetting. Is this sufficient evidence? ये जो चेंज हुआ है, is this sufficient evidence to conclude at 1% level of significance that the training workshop have been effective in reducing the task of resetting? वो ये कह रहा है कि ट्रेनिंग के बाद जो टास्क ऑफ रीसेटिंग का था, क्या वो इफेक्टिव हुआ है, या ये जो चेंज आया है वे ये इन जनरल कोई चेंज है? देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन है बच्चों, वो एक बार मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले हमने जो सैंपल लिया था वो 200 यूनिट्स का था। इसमें जो रीसेटिंग वाली चिप्स आई थी वो 26 थी। फिर हमने बाद में भी सैंपल लिया 200 यूनिट्स का, और जो बाद में हमने काउंट किया कि कितनी चिप्स रीसेटिंग है वो 12। ठीक है, तो 200 में से 26 चिप्स ऐसी है जिनको रीसेटिंग की नीड है। तो जो सैंपल प्रोपोर्शन है, सपोज दिस इज P1 है ना, तो P1 हैट इज 26/200। सिमिलरली P2 हैट इज इक्वल टू 12/200। तो पहले सैंपल का सैंपल प्रोपोर्शन ले लिया, दूसरे सैंपल का सैंपल प्रोपोर्शन ले लिया। अब हाइपोथेसिस पे चलते हैं। H0 मेरे बच्चों, H0 होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट व्हिच इज पॉसिबल टू रिजेक्ट। मींस यहां पर हम मान के चलेंगे जो ये जो डिफरेंस आया है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। मींस जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पहले था, आज भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वो ही रहेगा ट्रेनिंग के बाद भी। ये नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है कि जो ये चेंज आया है, दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंट चेंज। अब वो H1 में कह रहा है कि इस बात को चेक करिए कि जो ये जो डिफरेंस आया है, ये एविडेंस है कि जो वर्कशॉप हमने कराई थी वो इफेक्टिव है। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर वर्कशॉप इफेक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है जो रीसेटिंग है चिप्स की वो कम हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है आफ्टर द वर्कशॉप विल डिक्लाइन। इसका मतलब P2 लेस देन P1 हो जाना चाहिए। तो राइट टेल टेस्ट है एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो यहां पर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है आपको पता होगा, अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या Z कैलकुलेटेड इज नथिंग बट P1 हैट माइनस P2 हैट अंडर द रूट ऑफ P1 हैट इंटू Q1 हैट डिवाइडेड बाय N1 प्लस
P2 hat Q2 hat डिवाइडेड बाय N2। ये जो बनता है मेरे बच्चों, ये बनता है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो चलिए जी, जेड कैलकुलेटेड अगर हम कैलकुलेट करें तो P1 हैट किसके बराबर है, 26/200 माइनस के 12/200, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 26/200 इंटू 200 में से मतलब 1 माइनस जब आप करोगे तो 174 डिवाइडेड बाय 200 होल डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, प्लस 12/200 इंटू 188 डिवाइडेड बाय 200 होल डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। 188 क्यों, क्योंकि 200 में से हम जो है इसको माइनस करेंगे, तो आंसर जो इसको कैलकुलेट करोगे 2.40 मेरा बन के आएगा जेड कैलकुलेटेड, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, राइट टेल टेस्ट है तो जेड की टेबुलर वैल्यू एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थे बराबर होती है 2.33, ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चों, इससे मुझे कोई इतना बड़ा जो है टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर आप टेस्टिंग क्राइटेरिया देखें, टेस्टिंग क्राइटेरिया आपको शायद पता होगा मेरे बच्चों, क्या है, अगर जेड कैलकुलेटेड बड़ा है जेड टैबुलेटेड से, जैसा कि यहां पर है, जेड कैलकुलेटेड क्या है 2.4, जेड टैबुलेटेड क्या है एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.33, तो मेरे बच्चों H0 जो है रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट H0, इसका मतलब H1 इज एक्सेप्ट, इसका मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इफेक्टिव है। हमारे पास ये एविडेंस मिल गया, जो इंफॉर्मेशन थी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इफेक्टिव। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। क्या पूछा था, इज दिस सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द ट्रेनिंग वर्कशॉप हैज बीन इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द टास्क ऑफ रीसेटिंग, आंसर है यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका बी पार्ट लेके चलते हैं बच्चों। बी पार्ट क्या है, स्टडीइंग द एंट्री ऑफ रनर्स एट 2 बिजी पार्क बिटवीन 6 PM and 8 PM. It was found that on 40 weekdays, 40 दिनों में, there were on an average 247.3 runners entering the first park, while on 30 weekdays there were on the average of 254.1 runners entering the second park. The corresponding sample standard deviation S1 is this one, S2 is this one, सारा इंफॉर्मेशन है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस μ1 minus μ2 is equal to 0 या μ1 is equal to μ2। देखिए मुझे ना नल हाइपोथेसिस हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। अंडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 is not equal to μ0 at the level of significance alpha 1%, what would be your conclusion using the p value statistics। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब आपको जो डिसीजन लेना है वो p वैल्यू स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर लेना है। चलिए जी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस मेरे बच्चों क्वेश्चन में है नहीं, तो थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले वही है कि मैं जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है वो लिख लेता हूं मैं। तो N1 यहाँ पे 40 के बराबर है, क्योंकि जो पार्क में 40 लोग एंट्री करते हैं। X1 जो रनिंग है 247.3, स्टैंडर्ड डेविएशन S1 मेरा बराबर है 15.2, ठीक है। N2 मेरे बच्चों कितने दिन, 30 डेज मैंने कंसिडर किए थे। X2 बार कितना है 254.1 और S2 या कैपिटल S2 ही लिख लीजिए 18.7, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। नल हाइपोथेसिस है H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, तो क्या है, टू टेल्ड टेस्ट है, टू टेल्ड टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपने जो है डिफाइन कर दी। अब अंडर H0
अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो बनता है इस केस में आपको पता है Z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ x1 बार इज व्हाट 247.3 माइनस 254.1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ s1 स्क्वायर 15.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 प्लस 18.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस जो है हमने यहाँ पर नहीं बनाया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बराबर माइनस के 1.62। ठीक है। तो आपका जो Z कैलकुलेटेड आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस के 1.62। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आपको P वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो P वैल्यू में आपको 2-3 बातों का ध्यान देना पड़ता है। 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। जो आपकी वैल्यू आई है Z कैलकुलेटेड की वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं Z की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू रूल, और 1 टेल टेस्ट है तो रूल P वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट एरिया बिलो Z कैलकुलेटेड। ये रूल है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट एरिया अबव द Z कैलकुलेटेड। अगर 2 टेल टेस्ट होता तो ये 2 हट जाता, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है बच्चों। ठीक। तो नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट एरिया बिलो Z, या Z की वैल्यू दैट क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में एरिया होता है, तो आप Z इज लेस देन इक्वल टू दिस वन भी लिख सकते हो। आप इसको एरिया की टर्म में ना लिखे क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में एरिया हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट Z इज लेस देन माइनस के 1.62 भी लिख सकते हो। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, तो 2 मैंने सेम रखा, इसकी वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, वो है 0.0516। ठीक है बेटा। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, कितना है 12, 3, 10। तो 0.1032 इज माई P वैल्यू। अब आपको देखना है कि P वैल्यू बड़ी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से या छोटी है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था मेरे बच्चों 8%। तो P वैल्यू which is what 0.10 या 0.1032 is greater than 0.01। ठीक है। और अगर P वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो we do not reject the null hypothesis, do not reject H0। इसका मतलब सिंपली H0 is accepted, और H0 accepted मतलब जो μ1 है और जो μ2 है वो दोनों बराबर माने जाएंगे या दोनों बराबर हैं। ऐसा आप एविडेंस चेक करना चाहते थे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी ऐसी। अगर आप फिर भी देखना चाहे क्वेश्चंस को तो देख सकते हैं। क्वेश्चन यही था कि P वैल्यू के अकॉर्डिंग व्हाट वुड बी योर कंक्लूजन यूजिंग द P वैल्यू ऑफ द टेस्ट। हमारा कंक्लूजन है कि μ1 और μ2 इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।